हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम आपका कक्षा 12 का जो लेखा शास्त्र का गृह कार्य आया है आज 23 जून 2021 का स्माइल 3.0 का आज हम उसको कंप्लीट करेंगे। तो आज लेखा शास्त्र में आपका पाठ आया है अलाभकारी संस्थाओं के लिए लेखांकन। तो आपको ये 5 प्रश्न है और इनके उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न है, अलाभकारी संस्थाओं से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर है, अलाभकारी संस्थाओं से आशय ऐसे संस्थानों से है जिनका प्रयोग सामाजिक कल्याण के लिए होता है तथा जिनका निर्माण धार्मिक संस्थानों जिनका उद्देश्य लाभ से प्रेरित नहीं होता है के लिए किया जाता है। दूसरा प्रश्न है, अलाभकारी संस्थाओं की क्या विशेषताएं हैं। तो बच्चों सारी विशेषता नीचे लिख दिए हैं। पहली विशेषता है, यह संस्थान किसी विशिष्ट समूह या समस्त जनता को जैसे कि शिक्षण, व्यायामशाला, मनोरंजन, खेलकूद तथा इसी प्रकार की अन्य संस्थाओं को जाति, धर्म तथा रंग को ध्यान दिए बिना सेवा प्रदान करना होता है। इसका मुख्य उद्देश्य सेवाओं को लागत के बिना या नाम मात्र की लागत पर उपलब्ध कराना होता है, न कि लाभ कमाना। दूसरा इनका है, इनका निर्माण धर्मार्थ प्रन्यास समाज की तरह होता है। इनमें अनुदान करने वाले इसके सदस्य कहलाते हैं। नंबर 3, इनके कार्यों का प्रबंधन सामान्यतः प्रबंधक, शासन संबंधी कमेटी या समिति और इसके चुने हुए सदस्यों द्वारा किया जाता है। चौथा है, इन संस्थाओं में आय के प्रमुख स्रोत होते हैं सदस्यों से अनुदान, दान, वसीयत, अनुदान में सहायता, विनियोग से आय इत्यादि। पांचवा है, इन संस्थाओं द्वारा विभिन्न स्रोतों द्वारा बनाई गई निधि को पूंजी निधि अथवा सामान्य निधि में जमा किया जाता है। छठा है, व्यय पर आय का अधिक या अधिशेष के रूप में इसके सदस्यों के मध्य वितरित नहीं किया जाता है। इसको सरल रूप से पूंजी निधि में जोड़ेंगे। सातवां है, अव्यापारिक संस्थाओं की प्रसिद्धि को समाज कल्याण में उनके अंशदान के कारण उत्पन्न किया जाता है, न कि उनके ग्राहकों या मालिकों के संतोष के कारण। आठवां, इन संस्थाओं द्वारा उपलब्ध लेखों की सूचना से आशय इनको वर्तमान और मजबूत अंशदान से वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करने से है। अब हमारा तीसरा प्रश्न है, अलाभकारी संस्थाओं का लेखांकन किस पर किया जाता है। तो देखिए, इस प्रकार की संस्थाएं किसी भी प्रकार के उत्पादन व्यापारिक गतिविधि में शामिल नहीं होती हैं। इनकी आय का मुख्य स्रोत इनके सदस्यों से प्राप्त अनुदान, दान और विनियोग से प्राप्त आय है। अधिकतर लेन देन रोकड़ और बैंक के द्वारा किए जाते हैं, इसलिए सामान्यतः संस्थाएं एक रोकड़ पुस्तक रखती हैं जिसमें सभी प्राप्तों और भुगतानों को प्रवेशित किया जाता है। यह एक बही भी प्रतिपादित करते हैं जिसमें आय, व्यय, परिसंपत्तियों और दायित्वों का अभिलेखन किया जाता है। यानी कि रोकड़ पुस्तिका, कैश बुक और बही में लिखा जाता है, जो कि एक लेख वर्ष की समाप्ति पर वित्तीय विवरण बनाने में सहायता प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त सभी मूर्त परिसंपत्तियों और उपभोग करने को लेखित करने के लिए स्टॉक रजिस्टर का प्रयोग भी होता है। यानी कि 3 चीजें होती हैं, रोकड़, बही और स्टॉक रजिस्टर। चौथा प्रश्न है, आय और व्यय खाते और प्राप्तियां एवं भुगतान खाते में क्या अंतर है। लिखा है, आय और व्यय खाता लाभ और हानि खाते के समान ही होता है। व्यापारिक संस्थाएं तुलन प्राप्ति और भुगतान की सहायता से आय व्यय खाते को तैयार करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो तलपट यानी कि बैलेंस शीट को तैयार नहीं करते हैं। लेखा भुगतान की शुद्धियों के लिए वह तलपट को भी तैयार करते हैं, जो कि प्राप्ति और भुगतान खाते के साथ ही आय व्यय और तलपट को तैयार करने में सहायक होता है। पांचवें में आपको ये बताना है बच्चों की प्राप्तियां और भुगतान को उदाहरण से समझाना है। तो यहाँ पे कुछ उदाहरण मैंने लिखे हैं, देखो, जैसे कि प्राप्तियां हैं अभिदान, सामान्य और विशिष्ट, और भुगतान जैसे स्थायी परिसंपत्तियों। आप कोई बिल्डिंग खरीदते हो, आप खेल कूद खरीदते हो, आप छपाई के लिए लेखन सामग्री को डाक पे खर्चा करते हो, विज्ञापन देते हो, मजदूरी देते हो, किसी को इनाम देते हो, कोई टेलीफोन पे खर्चा करते हो, आप बिजली पानी का जो बिल भरते हो, जो आप मरम्मत पे खर्चा करते हो,
खेल के मैदान को आप ठीक करवाते हो, आपका कोई व्हीकल है उसका पेट्रोल वगैरह खर्चा है या कोई आपने अंकेक्षण शुल्क जो आपने लेखे बनवाए हैं उनका खर्चा है, मनोरंजन प्रवेश, निगम कर, धर्मार्थ, ये सब आते हैं भुगतान में। आय में आता है प्रवेश शुल्क, स्कूलों वगैरह का है या सामान्य लाभकारी संस्थाओं का है कि प्रवेश शुल्क लिया, वसीयत की, विनिवेश किया, स्थायी परिसंपत्तियों का विक्रय किया, आपने कोई मकान खरीदा या कोई मकान बेचा, उससे कोई बिल्डिंग बेची, आपको इनकम होगी। सदस्यों से आपने शुल्क लिया, आजीवन सदस्यता शुल्क लिया, पुराने अखबार बेचे, पुराने जो खेलकूद का सामान है उसका कबाड़ बेचा, आपने कोई एफडी बनवा रखी है उस पर आपको ब्याज मिला, कोई भी निवेश पर ब्याज मिला, कोई धर्मार्थ कार्यक्रम किया उससे कुछ प्राप्त हुआ, रद्दी बेची, सरकारी सहायता, विशिष्ट विनियोग विधि पर ब्याज या विविध प्राप्तियां। तो इस तरह से ये आपकी प्राप्तियां आती हैं और ये आता है आपका उपभोग। तो इस तरह से बच्चों आपका ये जो वीडियो है कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लेना, इसमें आपके सारे 11th क्लास की वीडियो मिल जाएंगे। थैंक यू।